हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं क्रिप्टॉन और कनेक्ट सिविल्स के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। हम इंडस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे। इंडस्ट्री में हमने देखा था कि किस तरह से हम चैप्टर को डिवाइड करेंगे। अब देखो, प्रीलिम्स और मेंस और इकोनॉमिक रिव्यू थोड़ा अलग अलग चलता है, पर मैं होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इंडस्ट्री में अपन ने देखा था कि अपन क्या क्या कवर करेंगे। तो अगर जनरल बात करेंगे कैसे अपन पढ़ने वाले थे, तो अपन ने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी थी, कैसे इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ इंजन का काम कर रहा था वो हमारा रिको था। फिर आगे हम अपन कनेक्टिविटी पढ़ेंगे आज, और फिर डिफरेंट सेक्टर पढ़ेंगे। ये आपके प्रीलिम्स के हिसाब से सिलेबस है। अगर मैं मेंस वाला सिलेबस बात करूं इस चैप्टर के लिए, तो आपको ऐसा मेंस का सिलेबस ऐसा मिलेगा कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, वो बोलेगा कि जो राजस्थान में इंडस्ट्री डेवलपमेंट होता है उसके लिए किस तरह से पूरा मैकेनिज्म डेवलप है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, कौन कौन से पॉलिसी काम करते हैं, वो सारी चीजें। तो इसमें इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है एमएसएमई की क्या इंपॉर्टेंस है, और ऐसा लिखा हुआ है कि उनके लिए कौन सी पॉलिसी है, और लास्ट है अपना पेट्रोलियम एंड ऑयल रिजर्व। ये सब चीजें कवर हो जाएगी, है ना। आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि ये सेपरेट अलग से है, अपन जिस स्पीड से पढ़ रहे हैं वैसे चीजें कवर हो जाएगी। अगर अपन बात कल की बात करें, कल अपन ने रिको में क्या पढ़ा था, तो रिको के कुछ काम देखे थे अपन ने कि देखो 1969 में 69 में बना, फिर 80 में इसका दोबारा नामकरण चेंज हुआ, माइनिंग फंक्शन जब से हटा दिए गए, ठीक है। और फिर अपने, हाँ ये थोड़ा लेट हो गया किसी कारण से। फिर अपने देखा था कि रिको जो जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है। अपने क्या बात करी थी कि एसआईआर रीजन में उसके लिए सेपरेट एसआईआर एक्ट आया था, 2016 में आया था, एसआईआर बोर्ड भी बना हुआ है। तो रिको ने एसआईआर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है। उसमें अपन ने देखा था जो डीएमआई से हमारा कॉरिडोर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर जो राजस्थान में 5 नोड है, उनमें से 2 नोड अभी जिन पे काम चल रहा है, जेपीएमआईए और केबीएन, कुशीगड़ा भिवाड़ी निमराना इंडस्ट्रियल रीजन, केबीएनआईआर, इस पे काम चल रहा है। उसके अलावा रिको थीमेटिक पार्क भी डेवलप करता है, अलग अलग थीम के अपने पार्क देखने की कोशिश करी थी। फिर हमने देखा था कि रिको का काम लोन देना भी है, तो लोन देने का अपने हल्का सा देखा था, ये है। अब दूसरा टॉपिक उठाने से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कर लिया, दूसरा टॉपिक आपके लिखा, अगर अपन वैसे डिवाइड करें जैसे अपन ने किया था शुरू में, कनेक्टिविटी पे, ठीक है, और एमएसएमई पे। इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं एक छोटा सा टॉपिक और लेना चाहता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म है। तो अपन एक बार में एक ही जगह पे देख लेते हैं। मेंस का एक टॉपिक भी है कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी कौन कौन सी राजस्थान में चल रही है, पहले उसको खत्म करेंगे, फिर अपन धीरे धीरे कनेक्टिविटी इन सब पे आते रहेंगे। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं किस पे, इन्वेस्टमेंट मेजर्स के लिए। अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए क्या क्या स्कीम है, क्या क्या चीजें चल रही है, ठीक है, किस तरह से हमारे राजस्थान में हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अपन पढ़ रहे थे, रिको ने देख लिया कि बेसिक रोड, बिजली, पानी, ये सब चीजें बना दी, इंडस्ट्रियल एरिया में बना दी, थीमेटिक पार्क में बना दी। लेकिन हम अगर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाना, और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। जैसे मान लो मैं कोई डेटा सेंटर बनाना चाहता हूँ, तो डेटा सेंटर वैसा तो नहीं कि हमारे पास इतने पैसे, तो भाई कोई इन्वेस्टमेंट लेके आए, कोई डेटा सेंटर बनाए, ठीक है। कोई मान लो जैसे कि मैं कपड़े की फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो रिको ने बिजली पानी की व्यवस्था कर दी। लेकिन उसके अलावा वहां पे फैक्ट्री तो आप कोई ना कोई डालेगा आके, तो इसके लिए कोई सेपरेट पॉलिसी हो, ठीक है। तो ये चीज अपन देखते हैं। और मैंने कल अपन जब लास्ट में गए थे तो रिप्स पॉलिसी की अपन बात कर रहे थे कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, तो सारे बेनिफिट कहां पे लिखे हुए हैं, रिप्स वाली पॉलिसी में लिखे हुए हैं। ये अपन ने कल बात करी थी। तो इन्वेस्टमेंट मेजर के जब तक अगर 10 मार्कर का कोई क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट मेजर कौन से लिए हैं, या इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए कौन सी पॉलिसी है, किस तरह से चीजें काम करती हैं, तो भाई मेजर पॉलिसी तो अपन ने कल देखी थी, रिप्स पूरी नहीं देखी थी, अभी डिस्कस कर लेंगे वापस से। रिप्स वाली पॉलिसी की अपन बात कर रहे थे, ठीक है। उसके अलावा क्या 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 चीजें हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए राजस्थान में काम करती हैं, इस पर थोड़ा सा हल्का सा निगरानी कर लेते हैं, फिर अपन धीरे धीरे इन सब सारी चीजों पर अपन बात भी करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैंने आपको बता दी, रिप्स पॉलिसी है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, इस पे अपन बात करेंगे, और कल भी अपन ने बात करी थी। फिर उसके अलावा रिसेंटली एक इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी आई है, जिसपे अपन इन फ्यूचर बात करेंगे धीरे धीरे, और कुछ सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी है ना, जिससे आके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डेटा सेंटर डेवलपमेंट हो सके तो डेटा सेंटर के लिए पॉलिसी, कपड़े की फैक्ट्री डेवलप हो सके तो उसके लिए अपने लिए टेक्सटाइल अपैरल पॉलिसी हो गई, स्किल के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी होगी, ठीक है। लॉजिस्टिक, हम चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉजिस्टिक हो, रेलवे का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन पाए, तो लॉजिस्टिक पॉलिसी हो गई। मान लो आप कोई लॉजिस्टिक के लिए, जैसे कि मान लो बीच में कहीं वेयर हाउस बना रहे हो, तो वेयर हाउस डेवलपमेंट करने के लिए सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट है, तो स्पेशल बेनिफिट हो गए। ये सारे सेक्टर स्पेसिफिक हैं इनके, लेकिन जो फायदे रहेंगे वो जनरली किसके इर्द गिर्द रहेंगे, जो रिप्स में, क्योंकि रिप्स में सारे फायदे लिखे हुए हैं एक जगह पे, और उन्हीं को फिर सेक्टर स्पेसिफिक अपन ने बांटा हुआ है।
तो एक तो है हमारे यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसीज हमारे यहाँ पे चलती है, ठीक है। दूसरी चीज हमारे यहाँ पे है कि इस इन्वेस्टमेंट में, जैसे मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, अब मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, मैं भाई फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, मैं डेटा सेंटर खोलना चाहता हूँ। कहाँ पे जाऊँ, कौन से डिपार्टमेंट में जाऊँ? तो भाई उसके लिए एक सिंपल सा पोर्टल है, राज निवेश पोर्टल, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, जहां से सारे मुझे जितने भी क्लियरेंस लेने पड़ेंगे वो सब एक जगह हो जाए, ये चीजें। तो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, अगर मैं, चलो मेरा मन कर गया कि भाई आपकी डेटा सेंटर की पॉलिसी है, आप भाई 20,000 करोड़ का टारगेट, इन्वेस्टमेंट का आपने टारगेट रख रखा है, तो भाई मेरे जैसे जिनके पास 101 करोड़ रुपए हैं वो आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो भाई कहाँ करें? तो भाई राज निवेश पोर्टल पे आप जाओ, ठीक है। उसके अलावा अदर मैकेनिज्म क्या है? क्या कोई स्पेशल बॉडी है जो इन्वेस्टमेंट के लिए काम करती है ना, जो मतलब इन्वेस्टमेंट का ही प्रमोशन करती है? तो हमारे यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है। ये सब अपन धीरे धीरे देखेंगे। उसके अलावा हमारे पास इंडस्ट्रियल लैंड बैंक पोर्टल है। उसके अलावा मैंने एक बात बताई कि कोई भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको कई सारे क्लियरेंस लेने पड़ेंगे। मैं मान लो कोई फैक्ट्री भी लगाना चाहता हूँ, कपड़े की फैक्ट्री भी लगाना चाहता हूँ, तो मुझे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से एनओसी लेने के आनी पड़ेगी, वहाँ के लोकल एरिया की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, म्यूनसिपालिटी, वहाँ से एनओसी लेनी पड़ेगी, कई सारे मुझे एनओसी लेने पड़ेंगे। तो वो क्या मुझे एक जगह पे मिल जाए? तो इसको लेजिस्लेटिव, इसको विधायिका तौर पर लीगल बेकिंग देने के लिए एक्ट लेके आए थे अपन 2011 में ना, कि भाई आपको क्लियरेंस जल्दी जल्दी करने हैं ताकि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो राजस्थान एंटरप्राइजेस सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट लेके आए थे अपन 2011 में। उसी के अंतर्गत अपन ने इन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लेके आए, जो बाद में अपन ने राजनिवेश पोर्टल में अपन ने कर दिया। तो एक राजनिवेश पोर्टल हो गया और एक वन स्टॉप शॉप स्कीम चलती है ना। मान लो 10,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और मुझे फटाफट के यार डिले नहीं हो, कि मैं मान लो राजस्थान में मेरे पास वही 100 करोड़ रुपए मैं राजस्थान में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब राजस्थान की सरकार में इतने सारे डिपार्टमेंट, इतनी सारी पॉलिसी में अगर 6 महीने घुल जाए, मैं यहाँ इन्वेस्ट क्यों करूंगा? मैं एमपी चला जाऊंगा, यूपी चला जाऊंगा, मुझे यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों करना? तो एक वन स्टॉप शॉप बना रखिए कि आओ, ये दुकान है, यहाँ पे सारे क्लियरेंस, सारी जो इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें सही है। पोर्टल भी है राजनिवेश पोर्टल, और एक वन स्टॉप शॉप का काम करता है वो वहां पे 10 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट कर लेगा। ये धीरे धीरे चीजें डिटेल में देखेंगे, अभी बस जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं। उसके अलावा हमारे कुछ भाई बंधु हैं, ठीक है, मारवाड़ी भाई बंधु, जो आप देखेंगे कोई कलकत्ता में बसा हुआ है, कोई कर्नाटक में बसा हुआ है, वो वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट, उन्होंने बिजनेस किया, थोड़े अमीर बन गए, ठीक है। और कुछ हैं जो बाहर, इंडिया के बाहर भी निकल गए, वहां पे उन्होंने पैसा वैसा ठीक ठाक कमाया, ठीक ठाक स्किल भी करी, कोई अलग, कोई टेक्नोलॉजी के सेक्टर में अच्छा कर रहा है, कोई कहाँ, कोई माइनिंग सेक्टर में अच्छा कर रहा है, कोई मिनरल सेक्टर में अच्छा कर रहा है। हम चाहते हैं कि उनकी स्किल भी यूटिलिटी आए, है ना, वो स्किल यहाँ पे आए, उनका पैसा हमारे यहाँ पे आए, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो। तो ऐसे प्रवासियों को प्रमोट करने के लिए भी हमारे लिए कोई पॉलिसी है। तो जो जैसे एनआईआर होते हैं, एनआरआई होते हैं, वैसे एनआरआई है तो आई की जगह इंडियन को हटा दो और क्या हो जाएंगे? नॉन रेसिडेंट राजस्थानी, नॉन रेसिडेंट राजस्थानी। तो एनआरआर के लिए कोई पॉलिसी ताकि वो कुछ करें, उनके लिए कोई संस्था काम करती है, राजस्थान फाउंडेशन। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सब हमारे इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती हैं। तो इसमें से अपन ने कल स्टार्ट किया था रिप्स। इस रिप्स पे अपन आते हैं और बाकी सारी चीजें धीरे 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 अपन देखते चलेंगे। तो एक जनरल मैं चीज बता देता हूं, कोई भी पॉलिसी अगर अपन आंसर लिखते हैं, मैं इसमें आंसर राइटिंग भूल गया, ठीक है, मैं सॉल्यूशन भूल चुका हूं कि मैं इसमें क्या है ना, मैं पॉलिसी हल्का फुल्का भूल गया। तो हर पॉलिसी में क्या क्या कॉमन चीजें आपको देखने को मिलेगी, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, ताकि आप अगर भूल जाओ, अगर डेटा भूल जाओ, तो कम से कम ये सब हेडिंग लगा के अपन आंसर तो लिख पाएंगे, ठीक है। हर पॉलिसी में एक लॉन्च तिथि होगी और वो पॉलिसी कब तक वैलिड होगी। तो जनरली जो भजन लाल जी सरकार है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उसमें जितनी भी पॉलिसी आई है, मोस्टली उनकी डेट है 31 मार्च 2029 तक। वो कब तक है? जनरली 29 तक चलेगी, ठीक है। लॉन्च डेट भी कई सारी पॉलिसी आप देखोगे, राइजिंग राजस्थान जो समिट हुई थी 2024 में, उसमें हुई थी, कोई 8 तारीख को, कोई 9 तारीख को, कोई 10 तारीख को, कोई 11 तारीख को। भूल जाओ, अगर मान लो वहां पे भूल गए कि 9 तारीख को थी, 10 तारीख को, क्या लिख देंगे भाई? कब स्टार्ट हुई थी राइजिंग राजस्थान समिट के पहले, या राइजिंग राजस्थान समिट लिख दो कि हाँ इसके आसपास, इसके दौरान इसको लॉन्च किया गया। तो एक तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, डेट भूल जाओ तो राइजिंग राजस्थान लिख दो। उसके अलावा अब जो 24 की है वहां तो लिख सकते हो, 25 की तो भाई वो तो समिट थी नहीं ना, 26 की अलग बात है, तो वहां तो अपन को हल्का फुल्का आइडिया रह जाएगा, मैं याद करवाने की कोशिश करूंगा अभी से ही आपको। तो एक तो होती है हमारी एक अवधि, स्टार्ट कब है और एंडिंग कब है, तो एक तो हो गया। एक हर पॉलिसी का एक विजन होता है कि हम क्या चाहते हैं, है ना, हम क्या चाहते हैं। तो जैसे कि मैं बोलूं कि मैं लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात करूं, तो भाई लॉजिस्टिक हब बनना चाहते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं कि
टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी की बात करूं तो भाई एक विजन होगा कि हम क्या है टेक्सटाइल में मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं, ठीक है। तो हर पॉलिसी का एक विजन होगा जो जनरली एक हब बनाने की बात करेगा कि हम राजस्थान लीड कर सकें उस सेक्टर में। तो जनरली कुछ नहीं है तो भाई हम इसमें एक लीडिंग बनना चाहते हैं, इसमें हम लीड करना चाहते हैं, एक बोल बच्चन वाली बात ये होगी। फिर उसके बाद कुछ कभी कभी कुछ पॉलिसी में टारगेट होंगे। टारगेट समझ रहे हो, जैसे कि डेटा सेंटर पॉलिसी है तो भाई इन्वेस्टमेंट का टारगेट अपन कुछ रखेंगे कि हाँ भाई 20,000 करोड़ रुपए 5 साल में इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। वैसे ही मान लो जैसे कि ये टेक्सटाइल अपैरल पॉलिसी है तो उसमें अपन कुछ टारगेट रखेंगे कि भाई हाँ 2 लाख लोगों को रोजगार मिले, ठीक है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे टारगेट होते हैं। जैसे मिनरल पॉलिसी है तो भाई एरिया 0.68 से अपन को 2% एरिया पे माइनिंग करनी है। हर पॉलिसी में कुछ ना कुछ टारगेट होंगे, जितने याद रह जाए उतने हमारे लिए बढ़िया। टारगेट है जनरली एक कंक्लूजन के तौर पे अपन लिखेंगे ये जो सारी पॉलिसीज हैं $350 बिलियन का जो हमारा गोल है उसमें मदद, उसको पूरा करने में मदद करेगी। ये चीज हो गई। तो अपन क्या लिखते हैं, अवधि लिखते हैं, एक विजन लिखने की कोशिश करते हैं, उसके लिए क्या टारगेट है अगर है तो अपन को हल्का फुल्का याद आ रहा है तो। उसके अलावा उस पॉलिसी में कुछ फोकस क्षेत्र होंगे, कुछ स्पेशल एरिया होंगे जिन पे फोकस किया गया होगा, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो जैसे रिप्स की बात करें तो रिप्स में अपन ने देखा था कि कुछ 7 स्टैंडर्ड पैकेज चल रहे थे। तो जैसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की बात हुई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात है, ये हमारे फोकस हो गए। हम टीयर 2 की बात करें तो हमारे स्टेट की प्रायोरिटी एक्सपोर्ट हमारा एक फोकस है, ठीक है। ग्रीन ग्रोथ हमारे एक फोकस है। तो ये अपन फोकस एरिया की बात करेंगे कि उस पॉलिसी में कुछ फोकस एरिया है या कहाँ पे पॉलिसी एलिजिबल है, कहाँ पे पॉलिसी अप्लाई होगी, ठीक है। तो एक क्या लिखेंगे अपन की फोकस कहाँ पे। फिर मेन चीज आती है कि इस पॉलिसी के अंदर फायदे क्या मिलेंगे, यही चीज आएगी। तो पॉलिसी के अंदर जो फायदे मिलेंगे, एक मिनट, ये आपको पीछे थोड़ा बैकग्राउंड अलग दिख रहा होगा, है ना। बैकग्राउंड थोड़ा सा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं जनरल बात बता रहा हूँ, सुने जाओ। थोड़ा सा हो गया होगा, थोड़ा टेक्निकल इशू, ठीक है। इंसेंटिव आएगा। इंसेंटिव में अगर मैं बात करूं तो दो तरह के इंसेंटिव होते हैं। एक फाइनेंशियल इंसेंटिव कि हाँ पैसों की क्या छूट वूट मिल रही है, ठीक है, वो क्या मिल रही है। एक होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कि क्या कौन से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रखे हैं। जैसे कि स्किल बिल्डिंग के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन है क्या, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल अडोप्टेशन के लिए का कोई प्रोविजन है क्या। हर कोई, हर आप जैसे मैं कपड़े की फैक्ट्री लगा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या कोई सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर लगाऊंगा कि भाई जैसे रॉ मटेरियल आ रहा है, मेरा एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, जो सारी चीजें हैं एक जगह पे पोर्टल पे रहे, तो क्या कोई सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर के लिए छूट है, टेक्नोलॉजी के लिए छूट है। एक जनरली ई कॉमर्स के लिए छूट मिलेगी आपको कि ई कॉमर्स पे जैसे कि मान लो मैं अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहता हूँ अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, ये सब पे, तो ई कॉमर्स पे क्या जो भी फीस लगेगी उस पे क्या कोई छूट है क्या, ठीक है। तो कुछ आपको फाइनेंशियल मिलेंगे और कुछ नॉन फाइनेंशियल मिलेंगे, ये प्रोविजन हो गया। अब फाइनेंशियल में भी किस तरह के इंसेंटिव होते हैं थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल में आप देखोगे किस तरह के आपके इंसेंटिव मिलेंगे कि फाइनेंशियल इंसेंटिव में बताता हूं किस तरह के मिलेंगे। देखो 3 तरह के होते हैं, मैं इनको बोलते हैं असेट क्रिएशन इंसेंटिव। असेट क्रिएशन, परिसंपत्ति निर्माण, कोई असेट बन रहा है, मैं कहीं पे कोई चीज इन्वेस्ट कर रहा हूं, कोई फैक्ट्री लगा रहा हूं, तो मेरा एक असेट बन रहा है, एक परिसंपत्ति बन रही है, असेट क्रिएशन इंसेंटिव। ये असेट क्रिएशन इंसेंटिव 3 टाइप के होते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं जो फैक्ट्री लगा रहा हूं, आप सरकार टैक्स वैक्स लेगी, टैक्स वैक्स लेगी तो टैक्स वैक्स पे थोड़ा सा छूट वूट मिल जाए मुझे। तो एक तो मेरा इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, क्या बोलेंगे, जिसमें मैं टैक्स पे छूट लेना चाहता हूं सरकार से, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, ठीक है। जनरली आप देखोगे 7 सालों के लिए अपन जो स्टेट टैक्स रहता है उसका 75% रिम्बर्स कर देते हैं कि भाई सरकार ने मान लो 100 करोड़ आपसे 10 करोड़ रुपए टैक्स में लिए, तो 10 करोड़ टैक्स में लिए तो आपको बोलते हैं भाई ये 7.5 करोड़ रुपए वापस लो, ठीक है तुम्हारे, ठीक है हम चाहते हैं तुम इन्वेस्टमेंट करो। अब टैक्स ही टैक्स लेने लग जाएंगे तो लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे, तो टैक्स का रिम्बर्स होना चाहिए। तो एक जनरली आपको जो देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा कि इन्वेस्टमेंट सब्सिडी क्या है, ठीक है, मतलब टैक्स का अपन क्या करते हैं यहाँ पे रिम्बर्स करते हैं। एक है मैं लगाना चाह रहा हूं, अब मुझे दिख रहा है भाई प्रोजेक्ट तो भाई 50 करोड़ का है, 50 करोड़ की श्रद्धा नहीं है मुझे, तो आप सरकार कुछ पैसे मिला दो, आप सरकार कुछ पैसे मिला दो, कैपिटल सब्सिडी मुझे दे दो, पूंजी अनुदान कुछ दे दो कि हाँ भाई 10% मिला दो, 15% मिला दो, आपकी श्रद्धा अनुसार मिला दो।
ये जनरली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए अलग होता है, ठीक है। जनरली आप पाओगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए 13 से 28% के आसपास होता है, सर्विस सेक्टर के लिए कुछ होता है, अपन देख लेंगे डेटा एग्जैक्ट, है ना। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 13 से 28 होता है, अभी फिलहाल ये है। तो दूसरी टाइप की आपको जो सब्सिडी मिलेगी एसेट क्रिएशन में, वो मिलेगी अपने, क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल सब्सिडी, पूंजी अनुदान। तीसरी टाइप की मैं सब्सिडी चाहता हूं कि नहीं भाई साहब, मुझे तो टैक्स में छूट भी नहीं चाहिए, मुझे तो कैपिटल सब्सिडी नहीं, मेरा तो टर्नओवर के हिसाब से आप मुझे छूट दे दो, है ना, कि मेरा टर्नओवर हो रहा है 100 करोड़ रुपए, मेरा टर्नओवर में इतने सामान बेच रहा हूँ 1000 करोड़ के, मुझे उस हिसाब से 1-2% जो भी आप दे सकते हो सरकार, वो दे दो। तो तीसरी टाइप की जो सब्सिडी मिलती है मुझे एसेट क्रिएशन में, वो मिलती है मुझे टर्नओवर सब्सिडी, ठीक है। तो आप किसी भी पॉलिसी में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा वहां पे, जनरली इन्वेस्टमेंट कोई सब्सिडी है क्या उसमें, उसमें क्या कोई कैपिटल सब्सिडी मिल रही है क्या, क्या उसमें कोई टर्नओवर सब्सिडी मिल रही है क्या, और एक चीज जो उसमें मिलेगी, इंटरेस्ट सबवेंशन, ब्याज में छूट। अगर मैं जो लोन दिलाता हूं तो उसमें क्या इंटरेस्ट सबवेंशन है, जनरली 5% आपको आसपास देखने को मिलेगी। एक क्या मिलेगी अपन को, एसेट क्रिएशन हो गया, साथ में अपन को क्या मिलेगा, ब्याज में छूट, इंटरेस्ट सबवेंशन, ठीक है। इंटरेस्ट सबवेंशन अपन को मिलेगी, पेन गलत, ठीक है। एक अपन को इंटरेस्ट सबवेंशन मिल गया, इसके अलावा और क्या छूट मिलती है, तो ये तो हो गई असेट बनाने में जो छूट मिलती है, ठीक है। एक आप जनरली किसी पॉलिसी में देखोगे कुछ टॉपअप मिलेंगे, टॉपअप छूट, जैसे मान लो मैंने ये काम तो किए, इनके ऊपर मुझे एडिशनल क्या बेनिफिट मिलता है ना, इसको बोलते हैं अपन टॉपअप। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, पीएम विश्वकर्मा स्कीम हमारी चलती है, ठीक है। अब उसमें केंद्र सरकार की स्कीम है, अब केंद्र सरकार क्या करती है, 5% की लोन, 3 लाख तक का लोन मिलता है 2 बार में, तो उसमें 5% इंटरेस्ट सबवेंशन देती है। अब राज्य सरकार को कोई एडिशनल चीज देनी होगी तो उसे क्या बोला जाएगा, टॉपअप। टॉपअप तो राज्य सरकार क्या करेगी, 2% एक्स्ट्रा बोलेगी कि भाई 2% हमारी तरफ से भी छूट, तो 7% की छूट मिल गई और लोन मिल गया आपको 3% के आसपास में, 10% की रेट मानते। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने समझाने के लिए टॉपअप का कंसेप्ट समझाया। तो यहाँ पे अगर आप ये सब इन्वेस्टमेंट करते हो, इसके अलावा आपको इन पे टॉपअप भी मिलेगा, ठीक है। टॉपअप किस तरह का होता है, टॉपअप ऐसा होता है एम्प्लॉयमेंट, अगर मान लो मेरे किसी फैक्ट्री लगाने से 1.5 गुना 2 गुना 3 गुना रोजगार बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हो गया। मेरे यहीं पे लगाने से एंकर, वहां पे कोई पिछड़े क्षेत्र में मैंने इंडस्ट्री लगाई और वहां पे फिर मेरे देखे देख और भी चीजें आती है तो एंकर बूस्ट हो गया। तो इस तरह का आपको क्या मिलेंगे, साथ में टॉपअप मिलेगा, टॉपअप इंसेंटिव मिलेंगे। तीसरा टाइप का इंसेंटिव आपको हर पॉलिसी में लगभग ऐसा मिलेगा, एग्जेम्पशन क्या चल रहा है, क्या एग्जेम्पशन, क्या छूट है, तो जनरली आपको बिजली पानी में छूट मिलेगी, ठीक है। कन्वर्जन फीस, रूपांतरण शुल्क है उसमें छूट मिलेगी, बिजली में, मंडी शुल्क में, इसमें छूट मिलेगी। तो एक तरह के ये फाइनेंशियल इंसेंटिव होंगे। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आपको क्या मिलेंगे, ग्रीन ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हो आप, स्किल बिल्डिंग के लिए क्या कर रहे हो, ई कॉमर्स के लिए क्या कर रहे हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए क्या कर रहे हो, इस तरह के नॉन फाइनेंशियल होते हैं। तो इस तरह से अपन हर पॉलिसी में याद करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो ये जनरल बात मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद उस पॉलिसी में अपन क्या देखते हैं, इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कौन कर पाएगा। तो जनरली इंडस्ट्रियल जो हमारा ये वाणिज्य, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है, ये जनरली करवाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, ये जनरली इसको इंप्लीमेंट करवाएगा। उसके अलावा इस पॉलिसी के लिए कौन एलिजिबल है, क्या कोई पोर्टल है, तो जनरली इन्वेस्टमेंट कहां पे आता है, राजनिवेश पोर्टल पे आता है, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और पॉलिसी में आप देखोगे किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष छूट मिलेगी, कोई SC/ST है, विमेन है ना, कोई दिव्यांग है, इनके लिए एडिशनल इंटरेस्ट में छूट मिलेगी या कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ छूट मिलेगी, तो ये छूट आपको जनरली देखने को मिलेगी। तो इस तरह से अगर आप कहीं पे पॉलिसी भूल जाते हो तो आपको पॉलिसी कैसे लिखनी है, आपको क्या लिखना है, उसका उसकी वैलिडिटी लिखो, कब तक चालू है, ठीक है। उसका कोई विजन है, क्या गोल है, क्या कोई टारगेट है, उसमें कोई फोकस क्षेत्र है, कोई स्पेशल वर्क के लिए कोई स्पेशल प्रोत्साहन है, ठीक है। और कोई पात्रता है, कोई ये पोर्टल है, कौन सा डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है, कौन से फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल रहे हैं, कौन से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल रहे हैं। फाइनेंशियल भी जनरल मैंने आपको समझा दिया, भूल जाओ तो ये रिप्स वाले बेनिफिट लिख देना। नॉन फाइनेंशियल भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि किस तरह के मिलते हैं। अब अपन सबसे पहले जो कल पढ़ रहे थे, अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, रिप्स पॉलिसी पे अपन आते हैं, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 में क्या है। पहले तो ये कब आई थी भाई, 8 अक्टूबर 2024, ये हमें बात याद रखनी है। आठ अक्टूबर 2024 कब तक वैलिड है ये है हमारी 31 मार्च 2029। मैंने बताया जनरली कब तक है, 31 मार्च 2029 तक।
क्या गोल होगा? इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। तो गोल वही होगा कि इन्वेस्टमेंट को हमें बढ़ाना है। तो हमारा गोल क्या होगा? जो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसको हमें एक बढ़ाना है। अब इसमें क्या कोई प्रायोरिटी है, कोई फोकस एरिया है? तो भाई बिल्कुल है। फोकस अपन नए इमर्जिंग सेंटर पे करें, जैसे कि एरो डिफेंस हो गया, डेटा सेंटर हो गया, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हो गया, इन पे हमारा फोकस है। स्टेट की 3 प्रायोरिटी इसमें स्पेशल बात की गई है कि हाँ 3 प्रायोरिटी होगी जिनको हमारे एडिशनल बेनिफिट देंगे हम, टॉप अप टाइप का एडिशनल बेनिफिट देंगे। अगर हमारी प्रायोरिटी के साथ आपका इन्वेस्टमेंट मैच कर रहा है तो हमको आपको थोड़ा सा टॉप अप भी देंगे। तो वो प्रायोरिटी हमारी इस पॉलिसी में टीयर 2 के अंदर आती है। ठीक है, तो वो है हमारी ग्रीन ग्रोथ। हम चाहते हैं हरित विकास हो। ठीक है, हम चाहते हैं कि निर्यात प्रोत्साहन हो, हम चाहते हैं कि क्षमता का निर्माण हो। ठीक है, हम चाहते हैं कि स्किल हो, रिसर्च डेवलपमेंट हो। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा, इसका विकास हो। ठीक है, ये हम चाहते हैं। तो ये चीजें हो गई। अब इसमें जो टारगेट सेक्टर, वही एलिजिबल कौन है? तो भाई इसमें खूब सारे हैं। ठीक है, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। कोई पोर्टल है क्या? तो भाई राजनिवेश पोर्टल है। ठीक है, अब इसमें इंसेंटिव कैसे मिलते हैं, कौन से इंसेंटिव इसके अंदर दे रखे हैं? तो इसमें जो इंसेंटिव है फाइनेंशियल वाले, अपन ने कल देखे थे, कितने टाइप से हैं? 3 टीयर टाइप से, 3 टाइप के हैं। जैसे मान लो क्या है, हॉस्पिटल में कोई डिलीवरी हुई, आप डिलीवरी करवाने गए, तो आप कई सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल देखोगे तो उनमें पैकेज होता है कि नॉर्मल डिलीवरी करवाई तो स्टैंडर्ड पैकेज आपका मिल गया कि वहां भाई 85 हजार रुपए दे दो, आपकी डिलीवरी हम करवा देंगे सेफ। ठीक है, डिलीवरी करवा दी। अब उसके अलावा आपको चाहिए कि यार बच्चा और मम्मी का फोटो वोटो हो जाए। ठीक है, और भी सब चीजें चाहिए, तो वो एड ऑन वाली चीज हो गई, टॉप अप। तो इसके ऊपर आपकी प्रायोरिटी खुद के हिसाब से आपको कुछ करवाना है तो आपको एड ऑन हो गया। अब आप चाहते हो कि नहीं हमारी तो अच्छे से आर्ट वो है ना, नर्स आए, थोड़ा फूल वूल पहनाए, ठीक है, पूरा फूल रास्ते में चलने के लिए फ्लावर व्लावर बिछा दे और एक मस्त सा वीडियो वीडियो बना दे। ठीक है, रील वील के लिए जुगाड़ पानी हो जाए। तो फिर वो क्या हो गया, थोड़ा कस्टमाइज पैकेट हो गया कि अपने हिसाब से आप चाहते हो। मैं चाहता हूं कि भाई पूरे फैमिली के साथ फोटो आ जाए, वो सब। तो ये 3 तरह के पैकेज हैं। तो यहाँ पे भी जो इंसेंटिव पैकेज है रिप्स के अंदर, वो 3 तरह के हैं 3 टीयर में। एक स्टैंडर्ड पैकेज चलेंगे जो स्टैंडर्ड बेनिफिट आपको मिलेंगे। दूसरी बात बताई मैंने, अगर आपका इन्वेस्टमेंट, हमारी जो स्टेट प्रायोरिटी है, क्या स्टेट प्रायोरिटी हमारी? 3 इन्वेस्टमेंट, 3 स्टेट प्रायोरिटी। आप ग्रीन ग्रोथ में अच्छा करना चाहते हो, है ना, कोई आप जैसे सोलर पावर प्लांट लगा रहे हो, कुछ ग्रीन ग्रोथ में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कुछ कर रहे हो। ठीक है ना, ये काम कर। तो पहली तो हमारी प्रायोरिटी ग्रीन ग्रोथ हुई। दूसरी, आप हमारी जो प्रायोरिटी है एक्सपोर्ट, क्योंकि जब चीजें एक्सपोर्ट होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ती है। ठीक है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी आता है। दूसरा हमारा है एक्सपोर्ट। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है क्या वो हमारी प्रायोरिटी से मैच करता है? तो आपको और एडिशनल चीजें दे देंगे। तीसरी हमारी प्रायोरिटी की राजस्थानी जो लोग हैं हमारे, हम चाहते हैं कि हम चाय की थड़ी, इसके अलावा और भी धंधा खोल सकें, तो स्किल हो। तो आपका इन्वेस्टमेंट अगर स्किल बढ़ाता है, आप कोई डेटा सेंटर खोलते हो, ठीक है, वहां पे ट्रेन करते हो, तो अच्छी बात है। तो हमारा होगा कैपेबिलिटी निर्माण या क्षमता विकास, हम लोगों की क्षमता में। तो अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ कर रहे हो, आप कोई लैब वेब खोल रहे हो, ये सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको कुछ एड ऑन मिल जाएगा। तीसरा है, आप बोलो कि भाई साहब अपन 5-50 करोड़ वाले आदमी नहीं है, अपन 500 करोड़, 1000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़ की बात करते, इसके लिए कोई अलग से कोई पैकेज दो हमें, हमारे हिसाब से दो। तो भाई टेलर मेड प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। आप बोलोगे टेलर मेड की भाई हाँ भाई मैं 3000 करोड़ लेके आ रहा हूँ, लो भाई प्लेटिनम पैकेज चलता है हमारा, उसमें आपको इंसेंटिव मिल जाएंगे। तो इसमें 3 पैकेज चलते हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। सिल्वर 500 करोड़ के ऊपर वाला, गोल्ड 1000 करोड़ के ऊपर वाला, और प्लेटिनम 3000 और 4000 करोड़ वाला। 3000 करोड़ में फिर इसमें इतना गुना एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ये फैक्टर अपन को याद नहीं रखने। 3 और 4000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो प्लेटिनम पैकेज में आता है। इसमें आपको टेलर मेड इंसेंटिव मिलेंगे। तो पहली बात तो अपन ने देख ली कि इसमें रिप्स के अंदर इंसेंटिव 3 टीयर में मिलेंगे, स्टैंडर्ड पैकेज में मिलेंगे, एड ऑन मिलेगा कुछ आपको, और तीसरा क्या मिलेगा? कस्टमाइज पैकेज में लार्ज इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें मैंने बता दिया सिल्वर 500 करोड़, गोल्ड 1000 करोड़ और प्लेटिनम 3 से 4000 करोड़, 3000-4000 करोड़ के आसपास का ये मिलेगा। अब स्टैंडर्ड पैकेज क्या है? तो 7 सेक्टर के लिए स्टैंडर्ड पैकेज अपन ने डिसाइड कर रखे। वो 7 सेक्टर कौन से हैं? मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है, एमएसएमई है, स्टार्टअप है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर आप कुछ बनाना चाह रहे हो, कोई लॉजिस्टिक पार्क कुछ बना रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, लैब टेस्ट में कुछ कर रहे हो, तो ये स्टैंडर्ड पैकेज में आएंगे। तो ये 7 स्टैंडर्ड पैकेज यहाँ पे चलते हैं। तो अपन हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा देखते हैं ताकि अपन कुछ लिख पाएंगे। बढ़ते हैं भाई आगे।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है। अब मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड पैकेज। तो स्टैंडर्ड पैकेज में अपन सारे सेक्टर का तो नहीं पढ़ेंगे, अपन जनरली किसकी बात करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की बात कर लेते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि स्टैंडर्ड पैकेज किस तरह का होता है, किस तरह के बेनिफिट होते हैं। तो भाई स्टैंडर्ड जनरली इन्वेस्टमेंट में किस तरह के होते हैं? असेट क्रिएशन, परिसंपत्ति निर्माण के इन्वेस्टमेंट। अब इसमें भी मैंने आपको 3 टाइप के बता दिए। 3 टाइप क्या बताया? असेट क्रिएशन में आप या तो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ले लो, या आप कैपिटल सब्सिडी ले लो, पूंजी अनुदान ले लो, या आप टर्नओवर बेस पे सब्सिडी ले लो। इनमें से कोई एक चूज कर लो। इसके अलावा आपको इस पे क्या मिलेगा? टॉपअप। आप एम्प्लॉयमेंट कितना गुना बढ़ाते हो उस सेक्टर में, आपका क्या इंडस्ट्री एंकर के तौर पे काम कर रहा है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है क्या किसी थ्रस्ट एरिया में काम कर रहा है, कोई स्पेशल प्रमुख क्षेत्र जो हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, राजस्थान है उसमें कोई काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज है। और इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है 5%, मैंने आपको बताया ये चीज है। और तीसरा एग्जाम्पशन मिलते हैं, लाइट पानी बिजली पे क्या कोई छूट वूट मिल रही है क्या, ये। तो ये स्टैंडर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हो क्या रहा है? ओके 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 ओके, मैं इसका ग्रीन कलर थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। ग्रीन कलर से क्या हो जाता ना, अभी भी नहीं दिखेगा ना। कोई ना, इसको अपन बाद में चेक कर लेंगे। अभी थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अपने लेवल पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहला होता है हमारा रिप्स के फाइनेंशियल बेनिफिट देख रहे थे अपन। 3 टीयर है, ठीक है, 3 टीयर है। 3 टीयर में से अपन पहला बात करें स्टैंडर्ड पैकेज कौन कौन से मिलते हैं, स्टैंडर्ड पैकेज कौन से मिलेंगे। स्टैंडर्ड पैकेज में मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड पैकेज में फाइनेंशियल इंसेंटिव में 3 तरह के होते हैं। एक होगा हमारा असेट क्रिएशन। असेट क्रिएशन में इसमें कैपिटल सब्सिडी कितनी मिल रही है, इसमें इन्वेस्टमेंट सब्सिडी कितनी मिल रही है, इसमें टर्नओवर लिंक सब्सिडी क्या मिल रही है। दूसरा क्या होगा हमारा टॉपअप, क्या हमारा कोई टॉपअप है। तीसरा क्या होगा हमारा कोई एग्जाम्पशन है, कोई छूट वूट मिल रही है क्या बिजली पानी में। ठीक है, और साथ में इंटरेस्ट सबवेंशन। ठीक है, आपको क्या बैंक से कोई लोन में छूट मिल रही है क्या। तो बस ये डेटा है, ये चीज अपन देख लेते हैं कि क्या क्या मिल रहा है। तो अब देखो मैं बताता हूँ, धीरे धीरे इतनी पॉलिसी हो जाएगी, बट मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया कि आपको धीरे धीरे सारी चीजें याद रहने की कोशिश करें। पहले तो भाई मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो भाई मुझे कब रिप्स के फायदे मिलेंगे। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिमिट है 50 करोड़ रुपए, और सर्विस सेक्टर के लिए लिमिट है 25 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इसमें भी कोई छोटी इंडस्ट्री है तो थोड़े छूट है। जैसे एमएसएमई में अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, कोई छोटा कारखाना लगा रहा हूँ 25 करोड़ तक का, तो वो एलिजिबल है रिप्स के बेनिफिट के लिए। मैं जैसे सर्विस सेक्टर में भी कोई छोटी चीज, जैसे टूरिज्म के लिए कुछ खोल रहा हूँ मैंने, कोई है ना, कोई वेबसाइट बना दी। ठीक है, और मैं टूरिस्ट को कनेक्ट कर रहा हूँ, है ना, विलेज वालों से कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे होम स्टे पढ़ा था अपन ने, याद आ रहा हो, रूरल डेवलपमेंट में विजन की होम स्टे हो हर एक ग्राम पंचायत पे 2040 तक, याद आ रहा हो हल्का फुल्का। तो वैसे मैंने किसी होम स्टे को कनेक्ट कर रहा हूँ, और ऐसे करके मैंने कोई स्टार्टअप खोल दिया। आइडिया अच्छा है, खोल सकते हो। ठीक है, तो उसमें मेरा 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा तब भी मेरा काम हो जाएगा। तो एक तो एलिजिबिलिटी होगी। अब आते हैं परिसंपत्ति सृजन प्रोत्साहन। परिसंपत्ति असेट क्रिएशन के लिए इनमें से एक को हमें चुनना है। पहला है निवेश सब्सिडी। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी क्या मिलती है हमें भाई, जो राज्य के टैक्स है उस पर 75% रिम्बर्स हो जाएगा 7 सालों के लिए। अगर 7 सालों के लिए सरकार ने आपसे जो भी टैक्स लिया वो 75% आपको रिम्बर्स कर देंगे, वापस कर देंगे। पहली बात हुई इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। दूसरी बात हुई पूंजी सब्सिडी। मैं जो भी एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आप EFCI याद रखना चाहो तो रख सकते हो। कुल मिला के बात ये कि जो भी एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूं, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, मुझे उसका कुछ प्रतिशत चाहिए। जैसे मान लो मैं कोई फैक्ट्री लगा रहा हूँ, 50 करोड़ का खर्चा आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसका कुछ परसेंट मुझे मिल जाए। ठीक है,
ज्यादा टेक्निकल अपन को नहीं जाना है, मैं हो सकता हूँ थोड़ा गलत भी जाऊँ समझाने के लिए, ठीक है। अपन को जब आप इंडस्ट्री खोलोगे तब थोड़ा संपर्क कर लेना, मुझसे कर लेना, या अपन थोड़ा सा आराम से गूगल कर लेंगे और रिसर्च कर लेंगे, ठीक है। वहाँ राजनिवेश पोर्टल पे चले जाएंगे, थोड़ा और टेक्निकल अपन पढ़ लेंगे, पर अभी फिलहाल के लिए समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो भाई मुझे कैपिटल सब्सिडी चाहिए, तो आप तो मुझे पूंजी अनुदान दे दो, इतना परसेंट मेरा फिक्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट का। तो भाई आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको मैंने जैसा क्या बताया 13 से 28%, 13 से 28 अब अलग अलग है। जैसे किसी सेक्टर में अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट है ना, कोई मेगा प्रोजेक्ट है, कोई एरिया 1 में है, कोई एरिया 2 में है, कोई बैकवर्ड एरिया में, हर टाइप के 3 तरह के एरिया होते हैं, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, है ना। मतलब ठीक ठाक जयपुर जैसा, फिर बीच का, और एक बैकवर्ड बिल्कुल गांव के आसपास कोई फैक्ट्री लगा रहे हो तो इंसेंटिव अलग होंगे, ठीक है। वैसे ही कोई छोटा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, उसमें इंसेंटिव अलग होंगे अलग। तो ये अपन को टेक्निकल नहीं जाना है, अपन को बात ये है कि मोटा मोटा 13 से 28% आपको कैपिटल सब्सिडी मिलती है मैन्युफैक्चरिंग में। सर्विस सेक्टर में ये सब्सिडी मिलती है 10 से 20%, 10 से 20%, ये हमें याद रखना है। विनिर्माण में 13 से 28 और सेवा क्षेत्र में 10 से 20%। टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव मुझे कितने मिलेंगे, तो जो टर्नओवर होगा, अब ये भी देखो ऐसा नहीं कि मैं 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और मुझे मान लो 10% मिल रहा है ना, सर्विस सेक्टर में मैं कुछ कर रहा हूँ, अब 5 करोड़ मुझे एक साथ नहीं दे देंगे भाई। इन्वेस्टमेंट धीरे 10 सालों में एनुअल आपको आएगा, एनुअल आपको पे आउट होगा। ऐसा नहीं कि सरकार एक साथ आपको दे देगी भाई 5 करोड़, नहीं भाई, एनुअल 50-50 लाख रुपए 10 साल के लिए देंगे, आपका कितना हो जाएगा, 5 करोड़ रुपए हो जाएगा, ठीक है। एनुअल दिया जाएगा, कैपिटल सब्सिडी एनुअल दी जाएगी। सरकार के पास भी इतना थोड़ी है कि तुम्हें वो एक बार में दे दे, तो भाई वो एनुअल पेमेंट होगा। टर्नओवर पे चाहिए मुझे, तो भाई शुद्ध बिक्री टर्नओवर का कुछ परसेंटेज दे दो। तो भाई ये जनरली याद रख लो, है ना। जनरली 1.2 से 2 होता है मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, और सेवा क्षेत्र में 1 से 1.4, क्योंकि सर्विस सेक्टर में प्रोडक्ट महंगे बिकते हैं, तो अपन इतना कर नहीं सकते, तो 1.14% होता है। हल्का फुल्का याद रख लो, ये आगे काम आपको आंसर राइटिंग में काम आएंगे, ठीक है। टॉप अप पे आते हैं भाई, क्या टॉप अप है क्या, तो फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, जैसे टेक्सटाइल पॉलिसी है, जैसे अब टेक्सटाइल में देखो, मैं ये याद नहीं रखने, मैं समझाने के लिए बताऊं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट जैसे कि 1.5 से 2 गुना रोजगार बढ़ाता है ना, मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कोई फैक्ट्री लगा रहा हूँ, 1.5 से 2 गुना रोजगार बढ़ गया, तो मुझे कुछ टॉपअप जो बेनिफिट मिल रहे हैं उस पर कुछ एडिशनल मिले, तो 10% मिलेगा। मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 से 2.5 गुना रोजगार बढ़ाता है, तो मुझे 12.5% बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा। मेरा कोई रोजगार 2.5 से 3 गुना बढ़ाता है तो मुझे 15% मिलेगा, ठीक है। तो टॉपअप का मतलब समझ रहे हो कि अब ये है, तो जनरल अपन क्या बोलेंगे रोजगार के लिए 10 से 15%, ठीक है। ये तो चलो टेक्सटाइल पॉलिसी है, जनरली रिप्स में भी क्या लिखा हुआ है 10 से 15% के आसपास अपन को मिलेगा। अब उसके अलावा अगर आपका इन्वेस्टमेंट किसी थ्रस्ट सेक्टर में है, ठीक है, जैसे थ्रस्ट मतलब जिसपे राजस्थान गवर्नमेंट चाहती है कि ये हमारे थ्रस्ट एरिया है, प्रमुख क्षेत्र, जैसे कि मान लो एक तरफ मैं कंप्यूटर की दुकान खोलूं, मतलब स्टार्टअप खोलूं कुछ, एक तरफ मैं लेदर बैग बनाने की फैक्ट्री खोलूं। लेदर बैग बनाने की जो फैक्ट्री खोलूंगा वहां पे रोजगार ज्यादा मिलेगा, है ना, या मैं कपड़े बनाने की फैक्ट्री खोलूंगा रोजगार ज्यादा मिलेगा, तो मैं चाहता हूं ये थर्स्ट सेक्टर है ताकि ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। तो वहां उस सेक्टर में आप खोल रहे हो, हमारे जो प्रमुख क्षेत्र रिप्स में लिखे हुए हैं उनमें आप खोल रहे हो, तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। एंकर बूस्टर, आप किसी पिछड़े क्षेत्र में खोल रहे हो और आपके आने से और भी चीजें आती है, और भी इंडस्ट्री आती है, तो वो क्या हो जाएगा 20% के आसपास थोड़ा एडिशनल आपको मिल जाएगा। तो ये चीज है कि आपको जो परिसंपत्ति निर्माण आपने करी, असेट क्रिएशन आपने किया, उसके ऊपर टॉपअप क्या मिलेगा, तो इंप्लॉयमेंट बूस्टर याद रख लेना है अपन को, 10 से 15% एक्स्ट्रा मिलता है। अब वो 1.5 गुना बढ़ाते हो, 2 गुना, 2.5 गुना, 3, कितना रोजगार बढ़ाते हो, उस पे बेसिस पे। थ्रस्ट सेक्टर में जैसे मान लो आईटी सेक्टर हो गया, जो भी सेक्टर है थ्रस्ट, उनमें आप इन्वेस्ट करते हो तो भाई 10% एक्स्ट्रा ले जाओ। एंकर बूस्टर हो आप तो 20% एक्स्ट्रा ले जाओ। और फिर अपने तीसरे बार बैंक से लोन की छूट, तो वो है 5% टर्म लोन, ठीक है। आप जो लोन लेते हो लंबी अवधि का, 10 सालों का, 15 सालों का, 20 सालों का, उस पर आपको 5% सबवेंशन अपन देंगे। 5% आपको छोटे मोटे अमाउंट नहीं है, ठीक है। मान लो मैं बैंक से लोन 8% पे लेता हूं, अमीर बनने की निंजा टेक्निक क्या होती है, अंबानी अडानी कैसे अमीर बने, ठीक है। खुद का इन्वेस्टमेंट अपन करना नहीं है, हमें जैसे 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ बैंक से ले लिए हमने, 10% मार्जिन मनी जो मिलानी थी मिला दी, 90 करोड़ का लोन लिया, उसमें सरकार ने क्या दे दी, सब्सिडी दे दी, सरकार ने 6-7% सब्सिडी दे दी, तो वो जो 90 करोड़ है किस पे है, 1-2% पे है, 1-2% पे है, इतना तो उस इन्वेस्टमेंट से पैसा आता रहेगा, अपन चुकाते रहेंगे, ठीक है। और चुक भी जाएगा और वो असेट किसका हो जाएगा, अपना हो जाएगा, बन गए अमीर।
ठीक है, बन गए अमीर। ठीक है, जस्ट क्रूड मतलब सिंपल भाषा में समझाने के लिए, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है, जस्ट समझाने के लिए। तो टर्म इंटरेस्ट सबवेंशन अपन देते हैं 5% ऑन टर्म लोन। इसके अलावा क्या कोई छूट है क्या? तो भाई छूट है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे और मंडी फीस पे आपके लिए 100% एग्जम्पशन है 7 सालों के लिए, और लगभग हर पॉलिसी में आपको ये मिलेगा छूट। ठीक है, उसके अलावा जो अपन स्टाम्प ड्यूटी का जो हमारा खर्चा आता है ना, कन्वर्जन करने का जो खर्चा आता है ना, कन्वर्जन चार्जेस जो लगते हैं एक लैंड को दूसरी टाइप के में करवाने के लिए इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, वो है तो 75% तो आपकी छूट है, 25% आपको रिम्बर्स कर देंगे। ये हमारे एग्जाम्पशन चलते हैं। तो 3 तरह के फाइनेंशियल हैं, ये इसलिए मैं अभी बता रहा हूं क्योंकि बाद में डिटेल में धीरे धीरे आगे जो टर्मिनोलॉजी आएगी आपके लिए क्लियर है। हर पॉलिसी में आएंगी तो इंसेंटिव है, और हाई प्रोबेबिलिटी एक पॉलिसी आपसे 10 मार्कर में आ भी जाए। तो ये चीजें क्लियर है, फाइनेंस स्टैंडर्ड पैकेज। अब उसके अलावा और भी चीजें हैं इसके अंदर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और भी चीजें क्या है, जैसे कि अपन ने 7 में से एक स्टार्टअप सेक्टर था, तो किसी विशेष वर्ग के लिए कोई चीज है क्या? तो भाई स्टार्टअप में अगर महिलाएं खोलती है तो अपन जो स्टेट का SGST लगता है वो 100% आपको रिम्बर्स कर देंगे 2 सालों के लिए। जनरली 75% करते हैं, महिलाओं के लिए 100% की छूट है। नए सेक्टर जैसे आप एरोस्पेस, डिफेंस, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, वेस्ट रिसाइकलिंग, थ्रस्ट सेक्टर जैसे हायर एजुकेशन में स्किलिंग में कुछ करते हो तो आपको एडिशनल चीजें मिलेगी, ये चीजें हैं। और बॉल बच्चन वाली चीजें, MSME के लिए अलग से इंसेंटिव है, तो ये तो सारी चीजें MSME पॉलिसी में आ जाएगी, है ना, ये सब चीजें। उसके अलावा आप ये बड़े प्रोजेक्ट बनाते हो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये सब बनाते हो, तो इनके लिए भी अलग से इंसेंटिव है। कुल मिला के मैंने क्या बता दिया, ये सब इंसेंटिव किसमें, वो जो 7 सेक्टर चलाए थे अपन ने, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, उसके अलावा MSME, उसके अलावा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा स्टार्टअप, उसके अलावा न्यू सेक्टर, उसमें ये सब आ गए। ये चीजें ज्यादा, ये वाली चीज स्लाइड ज्यादा काम की नहीं है, ठीक है, जो अपन ने पहले पढ़ा वो ज्यादा काम का था। अब दूसरा था एड ऑन इंसेंटिव क्या मिलते हैं। टीयर 1 वाली चीज होगी, टीयर 2 पे आते हैं। टीयर 2 पे एड ऑन क्या है भाई, हमारी जो स्टेट की प्रायोरिटी है, करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। देखो बहुत टीचिंग ज्यादा सिंपल काम है, मैं क्यों, मैं को बिजनेस में क्या ना माइंड होता है, बिजनेस माइंड होता है किसी का, ठीक है, मेरा बिजनेस माइंड बिल्कुल जीरो है, ठीक है, मेरे को पैसों से ज्यादा कुछ है नहीं, पढ़ा के अपना रोजी रोटी चल रही है, आई एम वेरी हैप्पी विद इट, ठीक है। एड ऑन इंसेंटिव क्या मिलते हैं टीयर 2 में, अगर आप हमारी स्टेट प्रायोरिटी है उसमें मैच कर रहे हो, ठीक है, स्टेट प्रायोरिटी के हिसाब से चलते हो, तो 3 स्टेट प्रायोरिटी हमारी, आप ग्रीन ग्रोथ में योगदान दे रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, एडिशनल मिलेगा। आप एक्सपोर्ट में कुछ काम कर रहे हो तो आपको एडिशनल मिलेगा। आप कैपेबिलिटी में कुछ काम कर रहे हो तो आपको एडिशनल मिलेगा। कैपेबिलिटी में जैसे कि मान लो मैं कोई भी टेक्नोलॉजी का कोई सेंटर है, वहां पे मैं कर रहा हूं, तो वहां पे मैंने कोई स्टार्टअप खोल दिया, अब मुझे वहां पे लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, उनको आता नहीं है, AI का कोई स्टार्टअप खोल दिया अपन, तो भाई यहाँ पे इसमें है कि आप डरो मत, आप इन्वेस्ट करो, हम आपको पैसा देंगे। तो जनरली 2 तरह के होते हैं, पर एक तरह का आप याद रख लो, जनरली अपन 4,000 रुपए पर वर्कर पर मंथ 6 महीनों के लिए देते हैं। 4,000 रुपए पर वर्कर 6 महीनों के लिए, ठीक है, ये अपन पर मंथ अपन देते हैं। मैक्सिमम जो भी मतलब आपके स्किल बिल्डिंग में जो भी खर्चा आ रहा है उसका आधा अपन देंगे, और अधिकतम कितना होगा, 4,000 रुपए पर वर्कर पर मंथ 6 महीनों के लिए, ये एडिशनल होता है। या फिर ये इतना डिटेल में याद रख, ये वाला इंसेंटिव याद रख लो एक, ठीक है। जनरली आप आगे हर पॉलिसी में देखोगे कि आप कोई नया कोई नई चीज बनाते हो, कोई नया इनोवेशन लेते हो, तो आपको इनोवेशन करते हो तो आपको उसका, आप चाहते हो इसका पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, तो आप उसमें जो पेटेंट लेने जाओगे, IP लेने जाओगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लेने जाओगे, बौद्धिक संपदा को आप करना चाहोगे, तो भाई उसके लिए जो खर्चा आएगा उसमें से सरकार बोलेगी कि आप लो, पेटेंट लो, जो भी खर्चा आएगा आधा हम देंगे, 50%। आगे भी आपको ये हर जगह पे देखने को मिलेगा, इसलिए मैं रिप्स में थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। 50% कॉस्ट अपन देते हैं मैक्सिमम 1 करोड़ के लिए, पेटेंट लेना है, कॉपीराइट लेना है, GI टैग लेना है, जो भी खर्चा आ रहा है आपको हम 50% देंगे। तो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट का समझ में आया, मुझे IP क्रिएशन कराना है, उसके लिए 50% मुझे छूट मिलेगी, और वो मिलेगी मैक्सिमम 1 करोड़। मुझे स्किल देनी है, 50% यहाँ पे भी मुझे छूट मिल जाएगी, रिम्बर्स हो जाएगा मेरा पैसा जो ट्रेनिंग में लग रहा है, और अधिकतम कितना होगा, वहां इसके IP में 1 करोड़ था, इधर कितना है, 4,000 रुपए पर वर्कर पर मंथ 6 महीनों के लिए, ये याद रख लो बेसिक चीज। मैं एक्सपोर्ट प्रमोट कर रहा हूं, तो मान लो मैं राजस्थान से मैंने कोई कपड़े बनाए भीलवाड़ा में, वो मैं लंदन जाके बेच रहा हूँ, ठीक है, मान लो कोई टोपी ही बनाई और लंदन में किसी को टोपी पहनाई अपन ने, ठीक है, तो अब मान लो बांग्लादेश से भी टोपियां जा रही है, बांग्लादेश वाले भी लंदन वालों को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है,
हमने वो टॉपिक, हमारी टॉपिक क्या हो, एक तो क्वालिटी में अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसके अलावा थोड़ी सस्ती हो। अब सस्ती कब होगी, जब उसका जो माल, जैसे कोई प्रोडक्ट में मेरा खर्चा आ रहा होगा तो मेरे भेजने का भी खर्चा आया होगा, मैंने उसको शिप से भेजा होगा तो खर्चा आया होगा। तो अगर मुझे ये जो माल भाड़े की जो मेरा खर्चा है ये थोड़ा सा मिल जाए वापस, तो मेरा खर्चा कॉस्ट कम हो गई, तो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। तो भाई फ्रेट सब्सिडी अपन देते हैं। तो अपने लिए क्या है, जो भी आपको फ्रेट चार्जेस लग रहे हैं सनराइज सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में, उसका आपको 25% अपन रिम्बर्स कर देंगे। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट कर दिया। और ग्रीन सेक्टर में आप रिन्यूएबल एनर्जी सब में कर रहे हो, है ना, बैटरी स्टोरेज, विंड पावर, इन सब में, बायोमास में, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। तो इसमें जैसे 75% ये इलेक्ट्रिसिटी वाला तो मिलता ही है, उसके अलावा वो कॉमन बेनिफिट जो अपन ने एग्जाम्पशन में देख लिया। आपको बस याद रखना है ग्रीन सेक्टर के लिए भी स्पेशल बेनिफिट है। तो ग्रीन सेक्टर देख लिया, एक्सपोर्ट में फ्रेट सब्सिडी मिल गई 25%, स्किल में, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, आईपी क्रिएशन के लिए और स्किल के लिए स्पेशल छूट मिल गई। अब अपन आते हैं तीसरा, कस्टमाइज पैकेज। हम तो बड़े आदमी हैं भाई, ठीक है, 500,000 करोड़ के बिना हम बात नहीं करते। हमारे लिए तुम क्या चाहते हो, हम डिपार्टमेंट में आएंगे, भाई तुम आओ हमारे पास, हमें कोई टेलर मेड प्रोजेक्ट दो, ठीक है। तो भाई उसके लिए अल्ट्रा मेगा और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के लिए आपको मासिव इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उनके लिए है। अब क्या बेनिफिट है अपन को याद नहीं रखना है कि सिल्वर पैकेज में कौन से फायदे मिलते हैं, गोल्ड में कौन से मिलते हैं। हाँ, 500 करोड़ के ऊपर है तो भाई सिल्वर पैकेज है, 1000 करोड़ के ऊपर है और 800 लोगों के रोजगार बढ़ाता है, ये सब याद नहीं रहेंगे, पैसा पैसा याद रख लो। प्लेटिटम में 3000 और 4000 करोड़ याद रख लो, बाकी आपको याद नहीं रहेंगे, पर मेरा काम है बताना, बता दिया। तो ये हो गई हमारी रिप्स स्कीम, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे बताओ रिप्स वाली स्कीम आपकी क्लियर है, रिप्स वाली क्लियर है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 3 टीयर देखे थे, मेन जो समझाना था 3 टीयर था, ठीक है। और टीयर 1 स्टैंडर्ड पैकेज 7 चलते थे, उसमें अपन ने वो देख लिया स्टैंडर्ड पैकेज में कौन से बेनिफिट मिलते हैं, फाइनेंशियल देख लिए थे, असेट क्रिएशन वाले देख लिए थे, 3 कैपेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, वो सब चीजें अपन ने देख ली थी। और बाकी अपन ने टॉपअप देख लिए थे, ठीक है। लोन का एग्जाम्पशन देख लिया, लोन पे इंटरेस्ट सबवेंशन देख लिया, एग्जाम्पशन देख लिया, फिर अपन ने स्टेट प्रायोरिटी देख ली, और फिर लास्ट में अपन ने अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट वाली बातें कर ली। ये होगी रिप्स, क्योंकि ये साफ साफ लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2000 लिखा हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी रिप्स वाली जो अपन ने बात कर ली। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक एक पॉलिसी ले रहा हूँ जो हमारे एक्सपोर्ट में काम आती है ना, जनरली वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी सेम रिप्स वाले बेनिफिट है, कोई फर्क नहीं है। तो मैं आपको बार बार फिर वापस टेक्सटाइल पढ़ाऊंगा, फिर आप भूल जाओगे कि कौन से बेनिफिट थे क्या, तो मैं अगेन इसको यहीं पे पढ़ा दे रहा हूँ। हमारे पास अगर अब जैसे कोई भी चीज, कोई भी टेक्सटाइल पे कोई क्वेश्चन आ गया कि हाँ राजस्थान में टेक्सटाइल का स्कोप है और सरकार द्वारा लिए गए कदमों की चर्चा कीजिए, तो भाई कदमों की चर्चा कर देते हैं। भाई कौन कौन से कदम लिए, भाई पहले तो इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो भाई राजस्थान में टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं भाई, क्या क्या चीजें हैं भाई हमारे पास। अगर मैंने आपको पढ़ाया था एग्रीकल्चर जब अपन पढ़ रहे थे, तो अपन ने बात की थी वूल प्रोड्यूसर में अपन नंबर 1 पे आते हैं, लगभग 46% अपन कंट्रीब्यूट करते हैं, 4th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेंथ वाली बात है। क्यों, अब जैसे इस पॉलिसी का विजन स्टेटमेंट अगर मैं बात करूंगा क्या होगा, इसका विजन स्टेटमेंट यही होगा कि राजस्थान को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में, है ना। वस्त्र और परिधान, परिधान में सारी चीजें आ गई अपनी, ठीक है, टोपी से लेके नीचे तक के जूते तक आ गए, ठीक है। अब लेदर के फुटवियर, वो सब सारी चीजें आ गई। तो मुझे इस सेक्टर में ग्रो करना है, मैंने तो विजन स्टेटमेंट क्या होगा, मेरा गोल क्या होगा, ठीक है, मेरा यही होगा कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकें, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग हब बने, बातें कराना अलग चीज है, कोई स्ट्रेंथ है हमारे पास, तो भाई हब है तो हमारे पास स्ट्रेंथ है भाई, क्यों नहीं है भाई। हमारे पास भाई ऊन है, ऊन में नंबर 1 है, हम 46% है हमारे पास। हमारे पास कॉटन प्रोड्यूसर में हम 4th नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। और भी चीजें हैं हमारे पास, और क्या क्या है भाई, मेजर हब है हमारे पास जहाँ पे ऑलरेडी ये चीजें हो रही है, भिलवाड़ा है, जयपुर है, पाली है, बालोतरा है, ठीक है, यहाँ पे ये। तो हमने स्ट्रेंथ वाली बात कर ली कि पहले तो ये है। उसके अलावा कनेक्टिविटी है, डीएमआईसी प्रोजेक्ट हमारा जो चल रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जब भीलवाड़ा का सामान भरा, ट्रक में भरा, हाईवे से गए, हाईवे से फिर मैंने रेलवे में डाला, रेलवे से पन्ने पहुंचा दिया मुंबई पोर्ट, मुंबई से कर दिया एक्सपोर्ट। ये सब चीजें समझाने के लिए, हल्की फुल्की गलत भी हो सकती है टेक्निकली, दिल पे मत लेना, जस्ट फॉर सिंपल भाषा में समझाने के अपन ने कर दिया। और क्या है भाई, तो भाई हमारे यहाँ पे
3 इंडस्ट्रियल पार्क भी हैं इसी थीम पे, कपड़ों पे। याद नहीं रखने, मोटा मोटा बता रहा हूँ नाम जी। जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्सटाइल पार्क है पाली के अंदर, किशनगढ़ हाईटेक टेक्सटाइल पार्क है अजमेर के अंदर, जयपुर के अंदर जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्स क्राफ्ट पार्क है जयपुर के अंदर। तो 3 बड़े पार्क भी हैं जो सिर्फ कपड़ों के ही बेसिस पे। तो एक तो अपने हमारे पास, हम क्यों मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाह रहे हैं, तो भाई मैन्युफैक्चरिंग हब तो बनना चाह रहे हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ की मैंने बात बता दी कि भाई हमारी स्ट्रेंथ क्या है कपड़ों में, तो ये स्ट्रेंथ है। वूल में नंबर 1 है, कॉटन प्रोड्यूस में नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। होम मेजर हब हमारे यहाँ पे, हमारे पास 3 इंडस्ट्रियल पार्क ऑलरेडी हैं, कनेक्टिविटी हमारे पास अच्छी है, तो भाई हम दावा रखते हैं कि हम एक हब बन सकें। तो इसके लिए भाई इसको और बढ़ाने के लिए अपन सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी ली गए, जिसका नाम है राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, ठीक है। अब क्या है भाई, इसमें हर पॉलिसी को लॉन्च किया जाता है, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है। अब लॉन्च कब किया होगा, 2025 में। अब ये लॉन्च हुई 13 फरवरी 2025 में। याद करने की टेक्निक मैं अपने तरीके से याद करता हूँ, हो सकता है आप लोगों को अच्छा ना लगे, बट याद हो जाएगा इससे। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, ठीक है। आप जो भी आपका पार्टनर है, मेल फीमेल, उसको गिफ्ट में कपड़े देना चाहते हो, तो भाई एक दिन पहले आपने शॉपिंग करी तो 13 फरवरी को अपन ने लॉन्च कर दी, ठीक है। तो 13 फरवरी से याद रख लो, 2025 तो है ही। 13 फरवरी 2025 को अपन ने कौन सी पॉलिसी ली है, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी। कब तक वैलिड रहेगी, कब तक वैलिड रहेगी भाई, मार्च 2029 तक, 31 मार्च 2029 तक वैलिड रहेगी। अगेन इसका गोल क्या है, विजन क्या है, तो हम राजस्थान को क्या बनाना चाहते हैं, राजस्थान को टेक्सटाइल अपैरल क्षेत्र में वैश्विक निर्माण हब अपन बनाना चाहते हैं, ठीक है। वस्त्र और परिधान क्षेत्र में अपन एक विनिर्माण हब बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब उसमें कुछ टारगेट होते हैं, मैं अपन जनरली बताता हूं कि जनरली हर पॉलिसी में आपको कुछ टारगेट मिलेंगे, तो भाई टारगेट भी हैं कुछ, तो टारगेट देखते हैं भाई। तो भाई पहला तो टारगेट है कि 2 लाख नए रोजगार सृजन करना है। ये जो हमारा सेक्टर है टेक्सटाइल हो गया, इसमें टेक्सटाइल परिधान वाला, पूरा परिधान में परिधान आता है, ठीक है। इसमें हम 2 लाख नए रोजगार उत्पन्न कर सकें, ठीक है। तो भाई, और रोजगार भी किसको ज्यादा मिलने की कोशिश करें अपन की, यार SC ST, महिलाएं, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, इनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। तो एक टारगेट है 2 लाख नए रोजगार हमें पैदा करने हैं। दूसरा टारगेट है इन्वेस्टमेंट कितना हमें बढ़ाना है, तो इन्वेस्टमेंट हमें बढ़ाना है इस सेक्टर में 10,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं। कि टेक्सटाइल सेक्टर में कोई पार्क बना रहा है, कोई फैक्ट्री लगा रहा है, कुछ लगा रहा है, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हमारा टारगेट है। अभी 3 पार्क मैंने आपको बताया, वैसे हम क्या चाहते हैं, 5 नए प्राइवेट टेक्सटाइल और अपैरल पार्क अपन चाहते हैं, 5 नए वस्त्र और परिधान पार्क अपन चाहते हैं, ठीक है। आपको याद आ रहा हो इंडस्ट्री का, मैं जब विजन 2047 पढ़ा रहा था, मैं आपको मिड टर्म गोल बता रहा था। मिड टर्म में मैंने बताया था कि मिड टर्म एक्शन प्लान हमारा ऐसा होगा, हम 5 नए पार्क खोलेंगे, हल्का फुल्का याद आ रहा है। एक भीलवाड़ा में भी बात करी थी अपन ने, हल्का फुल्का याद आ रहा है, ठीक है, वो वाली बातें। और क्या करेंगे अपन, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देंगे, तो सब बोल बच्चन वाली चीजें। एक इसमें जो टारगेट है, हम फुल वैल्यू चेन को कवर करेंगे, फाइबर से लेके जो गारमेंट तक बनेगा, ठीक है। अपन ने नॉर्मली कॉटन प्रोड्यूस से जो फाइबर बनेगा, एक धागा बनेगा, उस फाइबर से पूरा कपड़ा बनेगा, उसमें जो भी वैल्यू चेन आती है, वो सारी वैल्यू चेन को अपन कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये तो अपन को याद नहीं रखना, पर ऑब्जेक्टिव में अपन को जो याद रखना है, 3 ऑब्जेक्टिव याद रख लो। 3 ऑब्जेक्टिव क्या क्या है भाई, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आना है, 2 लाख नए रोजगार उत्पन्न करने हैं, और 5 नए पार्क खोलने हैं। सिंपल सी बात, ये सिंपल सी बात है। अब होता है कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन पात्र है, तो भाई इसके लिए अंदर परिधान में जो सारी चीजें, जितनी भी इंडस्ट्री काम करी, वो सब एलिजिबल है। आपकी कोई मैन मेड फाइबर की इंडस्ट्री है वो भी है, कोई टेक्सटाइल की है, कोई टेक्निकल टेक्सटाइल है, कोई हस्तशिल्प है, कोई ऊन प्रसंस्करण की यूनिट है, ठीक है, कोई लेदर प्रोसेसिंग की यूनिट है, सब फुटवियर बना रहे हैं, जूते बना रहे हैं, सब इसके अंदर एलिजिबल हैं, जो वस्त्र और परिधान से संबंधित है, ठीक है। परिधान में सारी चीजें आ गई। तो ये हो गया भाई, स्कोप भी हो गया इस पॉलिसी का। अब अपन आते हैं, इस पॉलिसी में क्या है कि अब ऐसे तो याद नहीं रहेगा, देखो बहुत सारी डिटेल इसमें। क्या रखना कि 3 श्रेणियां हैं, लार्ज प्रोजेक्ट है आपका, कोई मेगा प्रोजेक्ट है, या अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट है। 3 तो है कि आपका ये है। अब किसको लार्ज, किसको मेगा, किसको अल्ट्रा मेगा, अपन को नहीं पढ़ना। एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 3 बैकवर्ड एरिया वाले। अब मैं इनमें कई सारे कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ कि लार्ज वाला जो प्रोजेक्ट होगा, अगर वो एरिया 2 में है तो क्या बेनिफिट है, मेगा वाला एरिया 3 में है तो क्या बेनिफिट है। इतनी सारी चीजें अपन को याद नहीं रहेगी, और अपन को जब अगर अपना मन हुआ इन्वेस्टमेंट करने का, फैक्ट्री वैक्ट्री खोलने का, तब अपन सोचेंगे। पर फिलहाल तो एग्जाम निकालना है, तो एग्जाम निकालने के लिए बस ये है कि भाई 3 कैटेगरी है, लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा। और
3 इकाइयां होती है, एरिया 1, 2, 3, और इनमें एरिया इनमें पिछड़े क्षेत्रों में जिसमें 1, 2, 3 वाले में लाभ ज्यादा होगा, ठीक है, 3 वाले में और ज्यादा होगा। हल्का फुल्का याद रख लो, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 है। क्षेत्र 1, क्षेत्र 2, क्षेत्र 3, ठीक है, और ये 3 चलते, ये तो हो गया नॉर्मल। अब जनरली अपन बात करते हैं कि इंसेंटिव क्या मिलते हैं। तो इसका इंसेंटिव बहुत सिंपल है। फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात कर लेते हैं पहले। फाइनेंशियल इंसेंटिव किस टाइप के होते हैं भाई? फाइनेंशियल इंसेंटिव बताओ भाई क्या क्या होते हैं? असेट क्रिएशन के होते हैं, परिसंपत्ति निर्माण के होते हैं, उसमें भी 3 होते हैं। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी कितनी है, कैपिटल सब्सिडी कितनी है, टर्नओवर लिंक सब्सिडी कितनी है, इंटरेस्ट सबवेंशन मुझे कितना मिल रहा है। फिर टॉपअप होता है, मेरा एम्प्लॉयमेंट बूस्टर कितना है, मेरा एंकर बूस्टर कितना है, मेरा थ्रस्ट बूस्टर कितना है। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद क्या होता था? एग्जेम्पशन होते थे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मंडी फीस, कन्वर्जन चार्जेस, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी, इनमें कितनी छूट है। वो सारी चीजें जो रिप्स की थी वो की वही यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको बता दूं। रिप्स में क्या होता था? इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, निवेश सब्सिडी में क्या फर्क? आपका 75% जो टैक्स लगता था वो रिम्बर्स हो जाता था, तो 7 वर्ष के लिए हो गया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कैपिटल सब्सिडी की 13 से 28% मैन्युफैक्चरिंग में मिलती है। अब वो देखो, लार्ज यूनिट होगी तो 13 से 20, मेगा होगी तो 17 से 23, अल्ट्रा मेगा होगी तो 23 से 28, ये याद नहीं रहेगी आपको। मोटा मोटा क्या याद रखना है? 13 से 28%। सर्विस सेक्टर में कितना होता था? 10 से 20%। टॉपअप मैंने बता दिया, रोजगार का 10 से 15%, ये इतना सा याद रखना है। थ्रस्ट का ऑलरेडी थ्रस्ट सेक्टर है, टेक्सटाइल 10%, एंकर बूस्टर 20% होता था, वो का वही है। ब्याज छूट जनरली 5% मिलती थी, तो वही 5% है। मतलब रिप्स मेन पॉलिसी है। अब मुझे सेक्टर वाइज पॉलिसी निकालने में क्या जोर आएगा? वो रिप्स के बेनिफिट लगाने हैं, कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना होगा सेक्टर स्पेसिफिक तो कर देंगे, तो इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। उसके अलावा स्पेशल इंसेंटिव जो अपन बात करते थे, अब इनको आप जब भी लिखो नॉन फाइनेंशियल में लिख दें या स्पेशल में लिख सकते हो, ठीक है, वो लिख सकते हो। स्पेशल लिखो या नॉन फाइनेंशियल करके लिखो, है तो फाइनेंशियली बट स्पेशल कुछ चीज है। तो जैसे वहां पे ग्रीन ग्रोथ की प्रायोरिटी थी, तो यहाँ पे भी ग्रीन ग्रोथ की प्रायोरिटी। आप ऐसा कोई कपड़ा उपड़ा बना रहे हो, मैनमेड फाइबर, कोई फाइबर बना रहे हो, कोई टेक्निकल फाइबर बना रहे हो जिससे पोल्यूशन कम होता है, ठीक है, पानी की खपत कम हो रही है, कुछ अच्छा काम कर रहे हो, तो आप ऐसा कर रहे हो तो आपको ग्रीन सोल्यूशन इंसेंटिव मिलेगा 50%, और 12.5 करोड़ के आसपास आपको मिलेगा। एनवायरमेंट से रिगार्डिंग आप बना रहे हो तो पर्यावरण परियोजना जो भी है उसमें 50% आपकी प्रतिपूर्ति हो जाएगी, और अधिकतम 12.5 करोड़ के आसपास। उसके अलावा फ्रेट सब्सिडी, आप कपड़े को बेचना चाहते हो तो अपने कितनी थी फ्रेट सब्सिडी? कितनी होती थी भाई? 25%, अधिकतम 25 लाख, तो फ्रेट सब्सिडी 25% हो गई। उसके अलावा ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मैंने बताया कि ट्रेनिंग की जो खर्चा आएगा वो अपन आधा भुगत लेंगे, आधा सरकार भुगतेगी। और कितना देगी भाई? मैक्सिमम या तो 4,000 प्रति कार्य प्रति वर्कर प्रति वर्ष माह 6 महीनों के लिए, अथवा 1 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 20 कर्मचारियों के लिए, जो भी आपको है। तो एक याद रख लो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अपन ने देखा था, खर्चा आएगा तो उसका 50% अपन देंगे, 1 करोड़ मैक्सिमम, ये वाली चीजें। उसके अलावा जो एग्जाम्पशन मिलते थे, बिजली ड्यूटी की छूट 7 वर्ष तक 100% छूट, स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क अपन को पता है 75% छूट मिलती है, 25% प्रतिपूर्ति हो जाती है, ये चीज हो गई। बाकी ये याद नहीं रखनी। ये हो गया हमारे इसके बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट हो गया, स्पेशल बेनिफिट हो गया। नॉन फाइनेंशियल लिखना चाहे तो भाई सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म होता है, स्किल के लिए स्पेशल प्रोविजन है, ये सब ऐसे करके भी बांट सकते हो आप, है ना। टेक्नोलॉजिकल एडोप्शन के लिए है, ई कॉमर्स के लिए है, ऐसे बांट सकते हो, बट फाइनेंशियली अपने पास ठीक ठाक है। तो ये सेम रिप्स वाली जो पॉलिसी अपन ने पढ़ी, सेम पॉलिसी कौन सी है? राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025। इसके बेनिफिट सारे क्या हैं? सेम है, कोई ज्यादा बदलाव अपन ने नहीं देखा है। नोडल डिपार्टमेंट वही, अगर सिंगल विंडो कहां पे मुझे इन्वेस्ट करना होगा, राजनिवेश पोर्टल है। कौन सा डिपार्टमेंट होगा? उद्योग और वाणिज्य विभाग होगा, ठीक है, ये भी कॉमन है ये चीजें। तो अब मुझे ये बताओ, ये पॉलिसी है राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी। इसका इंट्रोडक्शन अपन कर सकते हैं कि राजस्थान में स्ट्रेंथ से अपन ने बात कर ली, पॉलिसी के फीचर अपन लगा सकते हैं, कंक्लूजन अपन कर सकते हैं ये सारे इन्वेस्टमेंट क्या है, रोजगार बढ़ाने में योगदान देंगे। 30 से 35 लाख लोगों को जो हमें रोजगार देना है 2047 तक, उसमें योगदान देंगे। और क्या कर सकते हैं, और क्या कंक्लूजन कर सकते हैं? हमारा $350 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का टारगेट है, उसमें मदद मिलेगी, ठीक है। जीडीपी का जो टारगेट है उसमें मदद मिलेगी, ठीक है। और अपन इस तरह से कंक्लूजन बना सकते हैं। तो ये है। अब बताओ, ये आंसर लिख सकते हो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान वस्त्र और परिधान नीति के मुख्य क्या है, मुख्य विशेषताएं समझाइए, बताइए, ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। कमेंट करके बता दो कि सर लिख देंगे। रिप्स के कोई बेनिफिट आ जाए, रिप्स पे पूरा आर्टिकल लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, कमेंट करके बता दो। तो रिप्स क्लियर है, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी क्लियर है। अब अपन आगे चलते हैं।
अब सेक्टर वाइज अपन देख रहे थे, है ना, रिप्स तो मेन थी, उसके अलावा सेक्टर वाइज में अपन ने लॉजिस्टिक देखी, अब ये सॉरी अपैरल देखी। अब सेक्टर वाइज में एक और पॉलिसी अपन देखते हैं, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी। ठीक है, अब ये क्या बला है, लॉजिस्टिक क्या होते हैं भाई? लॉजिस्टिक सिंपल सा, सामान को ले जाने में, है ना, रॉ मटेरियल को फाइनल कस्टमर तक ले जाने में मुझे जितनी भी सारे माथा पच्ची होती है वो लॉजिस्टिक है। ठीक है, तो इसमें जनरली क्या होता है, लॉजिस्टिक में मुझे कहीं पे बीच में वेयर हाउस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कहीं पे बीच में वेयर हाउस बनाने पड़ेंगे, तो इस पॉलिसी में अपन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउस, इन सबको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं ताकि अपन लॉजिस्टिक हब बन सकें। ठीक है, हमारे यहाँ पे जैसे मान लो हरियाणा से कोई उत्पाद है, ठीक है, वो जाना है कहाँ पे, ये पोर्ट के थ्रू जाना है, आगे एक्सपोर्ट होना है। तो भाई मुंबई जाने से पहले उसको अगर मान लो उसकी कैपेसिटी नहीं है, बीच में कहीं पे वो सामान रखना चाहता है, कहीं पे वेयर हाउस में स्टोर करना चाहता है, तो भाई लॉजिस्टिक हब बना देते अपन, हमारे यहाँ पे रख दो भाई, हमारे यहाँ पे पार्क वार्क है उसमें रख दो, तुम्हारा सामान हम करवा देंगे। तो ऐसा अपन चाहते हैं कि अपन क्या बन सके, एक लॉजिस्टिक हब बन सके। लॉजिस्टिक हब बनेंगे और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्रमोट करें। मल्टी मॉडल से मेरा मतलब है रेलवे, रेलवे कर दो, एयर कार्गो कर दो, ठीक है, और सड़क तो है ही अपने पास, ये सब चीजें से एक्सप्रेसवे, जैसे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे हो गया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो गया, इनसे अपन कर सकते हैं। तो ये करना चाहते हैं। तो अगर मैं ये बोलूं, अगेन हर पॉलिसी में क्या आता है लॉजिस्टिक के लिए, तो भाई पहला तो अवधि, तो भाई ये पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी, अप्रैल 2025 में। अप्रैल 2025 में लॉन्च हुई थी, कब तक चलेगी, 31 मार्च 2029 जो चलनी है। गोल क्या है हमारा, राजस्थान को ले देके लॉजिस्टिक हब बनाना है। तो मेजर लॉजिस्टिक हब अपन को बनाना है। लॉजिस्टिक की जो लागत आती है 10-15% जो आती है उसको घटाएं ताकि हमारे प्रोडक्ट थोड़े सस्ते दिखें। ठीक है, तो लॉजिस्टिक की लागत को कम करना है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, इंप्लॉयमेंट बढ़ाना है, बाकी वो बोल बच्चन वाली चीजें। बाकी जो हमारी सेंटर की जो पॉलिसीज हैं, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, पीएम गति शक्ति मिशन हो गया, इनके अलाइनमेंट, ऐसा नहीं कि अपन कुछ अलग सोचें वो अलग नहीं, उनके साथ अलाइन करते हुए हमें चीजें करनी। तो ये लॉन्च की अवधि होगी। एक जो हमारा विजन की जो अपन बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक हब अपन को बनना है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को विकसित करना है। ठीक है, और लॉजिस्टिकल कॉस्ट जो आती है उसमें कमी करनी है। एक बात तो ये होगी। अब आते हैं इसमें कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। बेनिफिट कौन कौन से मिलते हैं इसके अंदर, सबसे पहले एसेट क्रिएशन की देखते हैं। एसेट क्रिएशन का कुछ मिलता है क्या? एसेट क्रिएशन में 3 टाइप के होते थे, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल और टर्नओवर। ठीक है, और फिर एक इंटरेस्ट सब्सिडी इसमें साथ में आती थी। तो पहले तो अपन भाई इस पॉलिसी में देखो, पूरी डिटेल तो उसमें और भी चीजें हैं, बट आपके जो इकोनॉमिक रिव्यू में है थोड़ा बहुत जो काम की चीजें हैं वो सारी लिख दो। मैंने डिटेल में जो समझाना था वो आपको मैंने रिप्स अच्छे से समझा दी, बाकी सब में इतना अपन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही देखते चलेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल सब्सिडी है ना, जो अपन आपका जो प्रोजेक्ट है, जो अपन मैन्युफैक्चरिंग के लिए 13 से 28 बात करते थे, सर्विस सेक्टर के लिए 10 से 20% बात करते थे, वो चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 13 से 28 नहीं है, यहाँ पे लॉजिस्टिक को अगर आप पार्क बनाते हो, ठीक है, कोई कोल्ड स्टोरेज बनाते हो, कोई वेयर हाउस बनाते हो, कोई ड्राई पोर्ट डेवलप करना चाह रहे हो, ठीक है, उसके लिए जो खर्चा आएगा, कैपिटल आएगा, वो आपको क्या होगा, उसका एलिजिबल रहेगा फिक्स कैपिटल का, आपको 25% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। पूंजी अनुदान कितना है, 13 से 28 बात करी थी, तो यहां कितना है, 25%। और बताया था कि एक साथ नहीं देते, 10 साल में देते हैं, तो एनुअली दिया जाएगा आपको 10 सालों के लिए, और हर साल की केप रहेगी, डिपेंड करता है क्या चीज आप डेवलप कर रहे हो। ठीक है, 5 से 50 करोड़ से ज्यादा हर साल आपको वापस नहीं देंगे। तो कैपिटल सब्सिडी याद रखनी है हमें, क्या है भाई कैपिटल सब्सिडी, सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल सब्सिडी हमारे लिए पूंजी अनुदान है 25%। ठीक है, फिक्स कैपिटल एक्सपेंड, जो भी एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसका, और ये 10 साल में आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक साल में दे देंगे। तो मेन चीज याद रख लो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी कितनी है, 25%। ठीक है, तो असेट क्रिएशन में कैपिटल बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो ये चीज हो गई। इंटरेस्ट सबवेंशन कुछ मिलता है क्या, तो जनरली कितना होता है, रेप्स में 5% होता है, यहाँ इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है, 7% है। सेक्टर वाइज थोड़ी सी चेंजेस होंगे, 7% मिलेगा आपको 7 सालों के लिए। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके अलावा क्या कोई छूट मिलती थी क्या एग्जाम्पशन की, तो अगेन अपन को पता है क्या छूट मिलती थी, 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और मंडी फीस में छूट मिलती थी 7 सालों के लिए, तो वो यहाँ पे भी है एग्जाम्पशन, है ना। और क्या छूट मिलती थी, हमें क्या छूट मिलती थी, जो भी हमारा स्टाम्प ड्यूटी पे या कन्वर्जन शुल्क, रूपांतरण शुल्क जो लगेगा, उसमें 75% रिम्बर्समेंट और 25% क्या हो जाए, सॉरी 75% तो छूट, 25% प्रतिपूर्ति, तो यहाँ पे भी अगेन वो है, तो ये एग्जाम्पशन वाली चीजें हो गई। ठीक है,
ये हुई। तो अब अगर मैं बात करूं, अगर इस पॉलिसी को अपन को लिखना हो, इस पॉलिसी को अपन को लिखना है, ठीक है, कौन सी पॉलिसी पढ़ रहे हैं अपन, कमेंट करके पहले नाम बताओ, भूल जाओगे, खूब सारी पॉलिसियां पढ़ाने वाला हूं। कौन सी पॉलिसी पढ़ रहे हैं अपन, लॉजिस्टिक पॉलिसी, ठीक है। 2025 कब आई थी, अप्रैल 25। अप्रैल याद रखो, डेट याद रही भी नहीं। कब तक चलेगी, मार्च 29, या इससे पहले कोई पॉलिसी आ जाए तो अलग बात है। इसमें कौन कौन से इंसेंटिव मिलते हैं, पहले तो एक तो इसका विजन है जो अपन ने पढ़ लिया। कोई टारगेट है क्या, टारगेट अपन को इसमें कोई स्पेशल था नहीं, तो अपन को याद नहीं रखना है ना। और देख के भी बता सकता हूँ, बट आप इतना ही खूब है। विजन के बाद अपन को क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, ठीक है, और लॉजिस्टिक कॉस्ट अपन को कम करनी है, वो सब। इंसेंटिव देखते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव देखते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव में कैपिटल सब्सिडी कितनी भाई, कैपिटल सब्सिडी 25% ऑफ EFCI, एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, 10 सालों में एनुअल पेमेंट होगा। उसके अलावा इंटरेस्ट सब्सिडी है ना, ब्याज में छूट कितनी मिलेगी आपको, 7% 7 सालों के लिए। उसके अलावा क्या था, एग्जेम्पशन थे हमारे, वही इलेक्ट्रिसिटी और वो वाले एग्जेम्पशन हो गए, ठीक है। अब नॉन फाइनेंशियल वाले थोड़े आ जाते हैं, मतलब जिनका मोटिव इन्वेस्टमेंट परिसंपत्ति निर्माण नहीं है, और है तो पैसे में ही, लेकिन और पर्पज है, नॉन फाइनेंशियल तरीके से, ठीक है। स्किल में आप इन्वेस्ट करते हो, स्किल में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, ग्रीन ग्रोथ इंसेंटिव, इनको अपन जनरली इसमें कैटेगराइज करते हैं। ले देके होते तो ये भी फाइनेंशियल है, ठीक है। आप चाहो तो फाइनेंशियल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा कैटेगराइजेशन है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो वो देखो क्या क्या मिलते हैं। स्किल डेवलपमेंट में कितना मिलता था भाई, आपको याद है, खर्चा जो भी आएगा उसका 50% आपको देंगे, तो भाई 50% आपको खर्चा देंगे स्किल में। मान लो मैं कोई ड्राई पोर्ट बना रहा हूँ, ठीक है, वहां पे वर्कर्स जो होंगे, ठीक है, कैसे हैंडल करना है उनको मुझे सिखाना पड़ेगा, तो जो खर्चा वर्चा आ रहा है उसका 50% रिम्बर्स कर देंगे। क्या था, 4,000 रुपये पर वर्कर पर मंथ, 6 महीनों के लिए, यही होता था, ठीक है। उसके अलावा ग्रीन ग्रोथ इंसेंटिव होता था, कि ग्रीन ग्रोथ में आप कुछ कर रहे हो, जैसे अभी अपन ने रिसेंटली अपेरल पॉलिसी देखी थी, क्या होता था, 50% रिम्बर्स होता था, और 12.5 करोड़ रुपए मैक्सिमम होते थे। तो ग्रीन ग्रोथ इंसेंटिव हो गया, 12.5 करोड़ रुपए मैक्सिमम देंगे, या 50% आपको प्रतिपूर्ति हो जाएगी, अगर आपका प्रोजेक्ट उससे रिगार्डिंग है तो। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल अडोप्टेशन का, जैसे कि मान लो, ठीक है, मेरा ये कोई ट्रक है, मेरा ये ट्रक है, ठीक है, ये कुछ सामान लेके मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक में ये जा रहा है, ठीक है, तो मुझे इसको ट्रैक करना है कि मेरा सामान आ रहा है, नहीं जा रहा है, कहीं है, तो इसके लिए जीपीएस फिट करवा सकता हूं मैं इसमें, ठीक है। तो जीपीएस फिट करने के लिए जो खर्चा आएगा उसके लिए भी पैसे मिलते हैं, पर ट्रक आपको 2,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। और ये सब चीजें ऑनलाइन हो जाए, एक सॉफ्टवेयर में बना दूं, ऑनलाइन बना दो, एक सॉफ्टवेयर बना दो कि सारी चीजें रहे, कौन सा सामान आ रहा है, रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, एक्सपोर्ट कहां से हो रहा है, कितने वर्कर काम करें, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर बना दो, उसका जो खर्चा आएगा उसका भी मुझे रिम्बर्स हो जाएगा। तो मैक्सिमम 50% मेरे जो सॉफ्टवेयर के मिल जाएंगे। एक तो मेरा हो गया, ट्रैकिंग उपकरण मुझे कुछ लगाने हैं, मेरा ट्रैकिंग के कोई भी डिवाइस लगानी है, जीपीएस डिवाइस कुछ लगानी है, तो जो खर्चा आएगा उसका 50% मुझे वापस मिल जाएगा, और पर ट्रक अधिकतम 2,000 रुपए। कोई लॉजिस्टिक का कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है IIT वाईटी वालों से, तो 50% खर्चा उसका वापस मिल जाएगा। कोई फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाना है तो ये याद नहीं रहेगा, 20% इसका मिल जाता है। तो नई ड्यूटी का खर्चा हो गया, हरित प्रोत्साहन हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, ब्याज सब्सिडी हो गई, कैपिटल सब्सिडी हो गई, पूंजी सब्सिडी हो गई, ये मिलते हैं अपने लॉजिस्टिक में पैसे, ठीक है। स्किल के लिए खर्चा कितना हो गया, स्किल के लिए 50% आपकी प्रतिपूर्ति कर देंगे, ठीक है। नया टेक्नोलॉजी लगाते हो तो सॉफ्टवेयर के लिए भी 50% आप ले लो, ठीक है। पर ट्रक आपको 2,000 रुपए दे देंगे, ठीक है। आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ करते हो उसके लिए भी है, फायर स्टेशन लगाते हो उसके लिए भी कुछ पैसा 20% आपको मिल जाएगा। स्किल हो गया, टेक्नोलॉजी का कोई सॉफ्टवेयर हो गया, ग्रीन ग्रोथ इंसेंटिव हो गया, आपका प्रोजेक्ट ग्रीन ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, तो भाई आ जाओ, 50% आपको यहाँ पे प्रतिपूर्ति कर देते हैं, 12.5 करोड़ से ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन समझ लो, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी, तो ये हो गई लॉजिस्टिक, ये डेट लॉजिस्टिक पॉलिसी, ठीक है, क्लियर है। तो लॉजिस्टिक पॉलिसी में अपन ने ये चीजें देख ली, कब से कब तक के, ये 6 7 प्रोविजन देख लिए, लिख सकते हो।
राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 5 नंबर में आ जाए, 5 नंबर का तो जुगाड़ कर लिया अपन ने, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है, अगर बोले लॉजिस्टिक में अपन क्यों हब बनना चाहते हैं, तो भाई स्ट्रेंथ क्या बात करोगे, कनेक्टिविटी है हमारे पास, डीएमआई से हमारे पास जाता है, ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेस वे है, तो हमारे पास कनेक्टिविटी, हमारे पास ड्राई पोर्ट है, ठीक है, तो ये चीजें अपन लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास लैंड है, चीप लैंड है हमारे पास, राजस्थानी हम तो, ठीक है, जमीन की कमी नहीं है वेस्टर्न में, ठीक है, तो भाई वहां पे आप पार्क वर्क बना सकते हो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक। तो ये सब हमारे क्या हुए, रिन्यूएबल एनर्जी है हमारे पास, ये स्ट्रेंथ में आएगी, ठीक है, स्ट्रेंथ में आएगी, ठीक है। तो आज के लिए मेरे हिसाब इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी फिर अपन कल करते हैं, वरना सारी पॉलिसी आपको हजम नहीं होगी। तो आज अपन ने बेसिक ये समझा इन्वेस्टमेंट के लिए मेजर्स में क्या है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अपन ने रिस्क देखी, उसके अलावा फिर सेक्टर स्पेसिफिक अपन बात कर रहे थे, तो अपन ने लॉजिस्टिक पॉलिसी देखी अभी रिसेंटली, और इससे पहले अपन ने टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी अपन ने देखी। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट है किसी को?